very first term is capital. So what is capital? Capital is the amount that is invested by the entrepreneur in the business. एक मालिक अपने बिजनेस में जो पैसा लगाता है हम उसे कैपिटल बोलते हैं. ये कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हमें कभी अपने बिजनेस से रिलेटेड कैपिटल को कैलकुलेट करना है तो वी यूज द फॉर्मूला दैट इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल. नाउ व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटी, अभी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा. तो कैपिटल कौन सा अमाउंट है जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए इन्वेस्ट करता है. सो दैट इज कॉल्ड एन इंटरनल लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस. कैपिटल को और हम लोग बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. तो फर्स्ट टर्म इज कैपिटल. तो कैपिटल क्या होता है? क्लियर है सबको ये बात कि कैपिटल इज इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन और ओनर ऑफ द फर्म. नाउ द सेकेंड टर्म, इट इज रिलेटेड टू द टर्म कैपिटल, दैट इज ड्राइंग्स. कि ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स वो पैसा है जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेता हूँ, कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उस पैसे को हम बोलते हैं ड्राइंग्स. इज इट क्लियर कि ड्राइंग्स क्या होता है? तो ड्राइंग्स इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़. अब ये जो ड्राइंग्स होती है इनको भी हम दो तरीके से बांटते हैं. ड्राइंग्स भी दो तरीके की हैं. वन इज़ परमानेंट ड्राइंग, अदर इज़ टेम्परेरी ड्राइंग. ये परमानेंट ड्राइंग क्या होती हैं? जो हम हमेशा के लिए अपने बिजनेस से निकाल लेते हैं. सपोज मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे. अब उस 10 लाख रुपीज़ में से मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी और मैंने 1 लाख रुपीज़ हमेशा के लिए निकाल लिए. तो दैट 1 लाख रुपीज़ जो मैंने हमेशा के लिए निकाले हैं वो पैसा इज़ परमानेंट ड्राइंग. लेकिन मैंने अपने बिजनेस से फॉर द टाइम बीइंग कुछ पैसा निकाला है. मैं चाहता हूँ मैं अपने बिजनेस से ड्राइंग तो करूँ लेकिन मैं उसे बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर दूँ ताकि मेरे बिजनेस का कोई लॉस ना हो. तो मैंने 1 लाख रुपीज़ निकाले, 2-3 मंथ्स के बाद वापस सबमिट कर दिए. तो दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी ड्राइंग्स. तो आई होप कि ड्राइंग्स टर्म का मीनिंग आपको क्लियर हो गया. तो ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स इज द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द बिजनेस, अपने पर्सनल यूज़ के लिए. याद रखना, अपने पर्सनल यूज़ के लिए. एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू ओनली अमाउंट. वो अपने लिए कुछ भी चीज़ निकाल सकता है अपने बिजनेस से. यस, फॉर एग्जाम्पल एक एंटरप्रेन्योर क्या क्या निकाल सकता है? अपने ऑफिस का फर्नीचर अपने घर ले गया, अपने ऑफिस की कार अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया, अपने ऑफिस का लैपटॉप या कंप्यूटर उठा के अपने घर ले गया, प्रिंटर ले गया. तो एनीथिंग एन ओनर कैन टेक फॉर पर्सनल यूज़. और कोई भी चीज़ जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो लेके जाएगा उसे हम ड्राइंग्स बोलेंगे. राइट? तो दो टर्म्स हम लोगों ने करी. फर्स्ट इज कैपिटल एंड सेकेंड इज ड्राइंग्स. आई होप ये दोनों टर्म्स आप लोगों को क्लियर होंगी. कोई डाउट है तो आप लोग साथ साथ पूछ सकते हो. आई कैन होल्ड. ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करेंगे, राइट? यस, बिल्कुल करेंगे. ड्राइंग्स को हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ड्राइंग से बिजनेस की कैपिटल पे इफेक्ट आता है. एंड शॉर्ट टर्म ड्राइंग्स, बेसिकली जो टेम्परेरी ड्राइंग्स है उनको हम लोन की तरह भी ट्रीट करते हैं. लोन की तरह, क्योंकि एक बिजनेसमैन उस पैसे को वापस रिटर्न करता है. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज एसेट. एक एसेट क्या होता है? एसेट इज द थिंग्स विच वी कैन सेल इन फ्यूचर एंड वी हैव आवर राइट्स ऑन सच थिंग्स. मतलब एसेट को मैं डिस्क्राइब करने के लिए बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि एसेट के लिए एक प्रॉपर्टी है बिल्कुल सिंपल, दैट इट मस्ट सेटिस्फाई द रूल OUR.
एसेट्स हमारी अपनी चीज़ें होती हैं। OUR, here O stands for the things which we own, OWN, the things which we own. U stands for the things which we use, the things which we can use, and R stands for the things which are realizable, जिनको आप बेच सकते हो फ्यूचर में। वो हर चीज़ आपके लिए एसेट है जिस पे ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं। बेसिकली ऑल एसेट्स आर रियलाइजेबल। ये बात याद रखना, एसेट्स को आप फ्यूचर में बेच सकते हो। एसेट्स कैन बी सेल। और एक और तरीके से बोल रहा हूँ कि एसेट्स को आप क्विकर कर सकते हो, OLX कर सकते हो। सो एनीथिंग विच यू कैन क्विकर और OLX अराउंड यू इज योर एसेट। आप जिन चीज़ों को क्विकर या OLX कर सकते हो वो हर चीज़ आपके लिए एसेट है। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से रिलेट कर सकते हो। आपका मोबाइल आपके लिए एसेट है, आपकी कार आपके लिए एसेट है, आपका घर आपके लिए एसेट है। ऐसे ही बिजनेस के लिए एसेट क्या होते हैं? मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक। सो दीज आर एसेट्स फॉर अ बिजनेस। एक बिजनेस जिन चीज़ों को फ्यूचर में बेच के पैसे ले सकता है वो हर चीज़ एसेट है। ठीक है। एसेट्स की कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन है। एसेट को हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? एसेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूट एज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब ये नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं और करंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं आपके पास, और करंट एसेट होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं आपके पास। याद रखना ये बातें। करंट एसेट्स आपके पास लेस देन अ ईयर के लिए होते हैं। जिन एसेट की वैल्यू 1 साल के अंदर अंदर चेंज होती है उन एसेट्स को हम करंट एसेट्स बोलते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिन एसेट्स की वैल्यू 1 साल के अंदर अंदर चेंज होती है उन्हें हम करंट एसेट्स बोलते हैं। और ऐसे एसेट्स जिनकी वैल्यू आप बहुत ईयर्स तक नहीं कैलकुलेट करते या उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता तो वो आपके लिए नॉन करंट एसेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कार ली है तो उस कार की इवैल्यूएशन आप हर साल नहीं करते, आप तभी करते हो जब आप उसे बेचते हो। आपने एक घर लिया रहने के लिए तो आप उस घर की वैल्यू रोज़ रोज़ नहीं चेंज करोगे, रोज़ रोज़ नहीं कैलकुलेट करोगे कि आज हमारा घर इतने का हो गया, आज हमारा घर इतने का हो गया, बिकॉज वो एक नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। करंट एसेट होते हैं जिनकी वैल्यू डेली बेसिस पे या फिर ईयरली मोड पे चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बैंक बैलेंस, आपके बैंक बैलेंस की वैल्यू साल में बहुत बार चेंज होती है। इट इज़ करंट एसेट फॉर यू। आपका कैश, आपके पास कितना कैश है, आज सुबह कुछ और था, शाम को कुछ और भी हो सकता है, कल कुछ और हो सकता है। तो कैश की जो वैल्यू है दैट इज़ ऑल्सो अ करंट एसेट। तो करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट का डिफरेंस पता चल गया? ओके। देखो, एसेट्स को 2 और तरीके से हम समझते हैं, मतलब एक और तरीका है इसको समझने का। एक अप्रोच है टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। व्हाट आर टैंजिबल एसेट्स एंड व्हाट आर इनटैंजिबल एसेट्स? ये टैंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम टैंजिबल बोलते हैं। जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम टैंजिबल बोलते हैं। एंड इनटैंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनको हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते। तो ऐसे एसेट्स कौन से होते हैं जो इनटैंजिबल है? क्योंकि टैंजिबल तो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देख पा रहे हैं। हमारा मोबाइल हमारे लिए टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। हमारे लिए हमारा घर टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है, हमारी कार टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है। बट इनटैंजिबल चीज़ें कौन सी हुई? इनटैंजिबल इज जिनको हम नहीं देख सकते या नहीं छू सकते, सच एज गुडविल। एक गुडविल एक फर्म के लिए इनटैंजिबल एसेट होती है। अब ये गुडविल होती क्या है? गुडविल इज रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। एक फर्म की रेप्यूटेशन इज गुडविल, ठीक है। तो गुडविल एक फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है। गुडविल आपका नाम है, आपका नाम जो मार्केट में है। आपको अगर कोई फ़ोन लेना है तो आप सबसे पहले ऑप्ट करोगे कि आप एप्पल या फिर सैमसंग या कोई और ब्रांड की तरफ जाओ। तो ऐसा ही क्यों? ऐसा ही क्यों कि आप उन्हीं ब्रांड का फ़ोन लेना चाहते हो? क्योंकि आपके लिए उनकी कोई गुडविल है। गुडविल है मतलब आपके हिसाब से उस फर्म के अंदर, उस फर्म का कुछ
रेप्यूटेशन है मार्केट में जो कि आपका स्टेटस बनाएगा, या उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे आपको ट्रस्ट है, या उनके पास कुछ ऐसा काम है जिस पे आपको ट्रस्ट है। तो दैट रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट इज गुडविल ऑफ द फर्म, एंड दैट गुडविल इज कंसिडर्ड एज intangible fixed asset, intangible non current assets। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं टैंजिबल इंटैंजिबल का। आप जो कंप्यूटर यूज करते हो वो कंप्यूटर आपके लिए टैंजिबल एसेट है, बट जो आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हो वो सॉफ्टवेयर आपके लिए इनटैंजिबल एसेट है, उनको भी आपने खरीदा है। ऐसे ही आप जो मोबाइल यूज करते हो दैट इज टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, लेकिन जो आप उसमें सॉफ्टवेयर यूज करते हो, एंड्रॉयड यूज करते हो, सो दैट इज इनटैंजिबल एसेट। वो भी आप ओन करते हो, वो आपके लिए इनटैंजिबल एसेट, आपने फोन के साथ ही खरीदा था, राइट। इनटैंजिबल का एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, पेटेंट राइट। पेटेंट राइट क्या होते हैं? पेटेंट इज, अगर आप कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हो तो आप उसकी टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराते हो ताकि कोई और कंपनी या कोई आपका कॉम्पिटिटर उस टेक्नोलॉजी को यूज ना कर पाए। दैट इज कॉल्ड पेटेंट, एंड पेटेंट राइट इज ऑल्सो एन इनटैंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका एप्पल फ़ोन है उसका रेटिना डिस्प्ले, दैट टेक्नोलॉजी इज पेटेंट बाय एप्पल। एप्पल ने उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराया हुआ है, एंड उसके लिए वो मैन्युफैक्चर सैमसंग करता है, बिकॉज एप्पल ने उसका ऑर्डर आउटसोर्स किया हुआ है सैमसंग को। सैमसंग को बोला आप मेरे लिए स्क्रीन बनाओ, बट सैमसंग उस रेटिना डिस्प्ले को अपने फ़ोन्स में यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ टेक्नोलॉजी पेटेंट बाय द एप्पल, और एप्पल उसी टेक्नोलॉजी से अपनी रेपुटेशन मार्केट में अर्न करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेटेंट राइट्स। ठीक है, तो ये है इनटैंजिबल एसेट, और ये सब चीज़ें अकाउंटेंसी ही डिफाइन करती है। आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, अब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, आप पता होना चाहिए, आप रिसर्च करोगे इन सब चीज़ों के बारे में, धीरे धीरे ये सब टर्म्स आपको फेमिलियर हो जाएंगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, आपने पढ़ लिया आप यहाँ पे एसेट्स के बारे में कि एसेट्स करंट होते हैं एंड नॉन करंट होते हैं। तो ऐसे ही लाइबिलिटीज़ भी करंट होती हैं एंड नॉन करंट होती हैं। नाउ व्हाट आर करंट लाइबिलिटीज एंड व्हाट आर नॉन करंट लाइबिलिटीज? करंट होती हैं, अगेन सेम क्राइटेरिया जैसे एसेट्स के लिए था, जो लेस देन अ ईयर के लिए है वो आपके लिए करंट लाइबिलिटी है, और जो मोर देन अ ईयर के लिए है वो आपके लिए नॉन करंट लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटीज आर कि जिनके लिए आपने फ्यूचर में पैसे देने हैं, जिनके अगेंस्ट आपने फ्यूचर में पैसे देने हैं वो आपकी लाइबिलिटीज हैं। तो बैंक से अगर आपने लोन लिया फॉर 5 ईयर्स में आपको उस लोन को रीपे करना है, अगर वो ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो दैट लोन इज लॉन्ग टर्म लोन फॉर यू। दैट लॉन्ग टर्म मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। एंड व्हाट आर करंट लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए है। मैं कुछ लाइबिलिटीज के बारे में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। करंट लाइबिलिटीज होती हैं क्रेडिटर्स। अभी मैं आता हूं इस टर्म पे कि क्रेडिटर का मतलब क्या है। सो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल दोनों के बारे में अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। सो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन अ टर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग बिल्स। अब ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं हम एक एक करके लाइन से समझेंगे। सबसे पहली चीज़ क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर क्या होते हैं? जैसे क्रेडिटर एक टर्म है, ऐसे ही डेटर एक टर्म है। डेटर करंट एसेट का पार्ट है, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। क्रेडिटर होता है अगर मैं अपने गुड्स मतलब जो मेरा प्रोडक्ट है जिसमें मैं बिजनेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पेन का मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं पेन के लिए रॉ मटेरियल खरीदूंगा। वो जो रॉ मटेरियल मैं खरीदूंगा वो मेरे लिए मेरे परचेजेस हैं। क्या है मेरे लिए? वो मेरे परचेजेस। तो पेन को बनाने के लिए मैंने इंक खरीदी, मैंने मटेरियल खरीदा, प्लास्टिक खरीदा, मेटल खरीदा, इन सबको मैंने बाद में असेंबल करा। तो एनीथिंग विच इज़ यूज्ड टू मेक दिस पेन, जो भी चीज़ मैं इस पेन को बनाने में यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए मेरा रॉ मटेरियल, दैट इज़ परचेजेस फॉर मी। मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? परचेजेस।
अब वो परचेजेस या तो मैं कैश पे करूँगा या फिर मैं उधार पे करूँगा। तो अगर मैंने वो उधार पे ख़रीदा, अगर मैंने वो क्रेडिट पे ख़रीदा, तो जिनको मैंने फ्यूचर में पैसे देने हैं वो मेरे क्रेडिटर हैं। जिनको मैंने फ्यूचर में पैसे देने हैं वो मेरे क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर्स आर करंट लाइबिलिटीज़। क्रेडिटर आर करंट लाइबिलिटीज़। मैंने फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में मैंने उनको पैसे देने हैं, विद इन अ ईयर मैंने उनको पेमेंट करनी है। सिमिलरली अगर मैं उस बने बनाए पेन को जब मैं फाइनली मार्केट में सेल करूंगा तो सेल्स भी मैं उधार पे भी करूंगा और कैश पे भी करूंगा। तो अगर तो मैं कैश पे बेचूंगा तो मेरे पास कैश आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उधार पे बेचूंगा तो मेरे लिए डेटर बनेंगे। डेटर कौन होते हैं? जिनसे मैंने फ्यूचर में पैसे लेने हैं। डेटर्स आर द पर्सन जिनसे हमने फ्यूचर में पैसे लेने हैं। क्रेडिटर कौन है? जिनको हमने फ्यूचर में पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर्स आर लाइबिलिटीज, डेटर्स आर एसेट्स। डेटर करंट एसेट है, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। अब ये थी पहली टर्म लाइबिलिटी साइड पे जो हम लोग करंट में पढ़ रहे थे, दैट इज क्रेडिटर। द सेकेंड टर्म बिल्स पेएबल। क्रेडिटर कौन थे? जिनको हमने पैसे देने हैं लेकिन हमने उन्हें कोई डेट नहीं बताई। हमने इतना बोला भाई हम आपसे सामान खरीद रहे हैं, हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं, हम आपको पैसे दे देंगे नियर फ्यूचर में। मैंने उनको कोई डेट नहीं बताई। लेट से अभी चल रहा है अप्रैल, मैंने उनको बोला ले लेना, तो अगले अप्रैल तक मैं कभी भी दे दूंगा। मैंने उनको डेट नहीं बताई, तो मेरे लिए वो क्रेडिटर है। लेकिन अगर मैं उन्हें ये बोल दूं कि मैं आपको 5th of August को पेमेंट करूंगा, लेट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग मिलके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, एक पेपर पे साइन कर लेते हैं, आई विल पे यू ऑन दिस डेट, दिस विल बी फिक्स, मैं इसी डेट पे आपको पैसे दूंगा। तो अब वो मेरे लिए बिल्स पेएबल है। बिल्स पेएबल मतलब ऐसे क्रेडिटर्स जिनको हमने फ्यूचर की डेट बता दी है कि हम आपको इस डेट पे पैसे दे देंगे। सो नाउ माई क्रेडिटर्स आर माई बिल्स पेएबल। अब वो क्रेडिटर मेरे लिए बिल्स पेएबल बन गए। सिमिलर टर्म इज बिल्स रिसीवेबल। जो डेटर हमें बता देंगे कि हम आपको इस डेट पे पैसे देंगे, वो मेरे डेटर मतलब डेट नहीं बताई उन्होंने इतना बोला हम आपको पैसे देंगे, ठीक है। डेटर्स कौन है? जिनसे मैंने पैसे लेने हैं। बिल्स रिसीवेबल ने स्पेसिफिक डेट बता दी कि हम आपको इस डेट पे पैसे देंगे। ऐसे ही क्रेडिटर क्या हुए? क्रेडिटर थे जिनको हमने पैसे देने हैं। लेकिन बिल्स पेएबल क्या है? जिनको हमने स्पेसिफिक डेट बता दी कि हम आपको इस डेट पे पैसे देंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्स पेएबल एंड creditor. Similarly, bills receivable and debtor. Next current liability is bank overdraft. So what is bank overdraft? Bank overdraft is a facility which a business gets on current account. देखो, एक बिजनेस जब अपने बैंक में अकाउंट खुलवाता है, वो अकाउंट करंट नेचर का होता है, वो करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट होल्डर को एक फैसिलिटी मिलती है बैंक से कि वो अपने अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव भी कर सकता है, बट उस नेगेटिव अमाउंट पे उस बिजनेसमैन को, बैंक को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। सो एक फैसिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपका नेगेटिव बैलेंस। सो अगर आपके बैंक का बैलेंस आपका नेगेटिव है, जीरो से भी बिलो है, तो आपका अब एक फर्ज बनता है कि आप बैंक की वो लाइबिलिटी को पूरा करो। हेंस इट इज अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। बिजनेस के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक आपको जो फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपना बैलेंस नेगेटिव कर सकते हो, तो दैट फैसिलिटी इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। इट इज अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस। बैंक के पास जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपके पास 3 तरीके के ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट इज सेविंग अकाउंट, कि आप अपने बैंक के साथ एक सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो। सेकेंड इज अ करंट अकाउंट। अगर आप एक बिजनेस हो तो आप बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते हो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हो। तो बीइंग अ फैमिली, हम लोग जितने भी हाउस होल्ड के लोग हैं, हम बिजनेस के अकाउंट नहीं खुलवाते। अगर हम एक रजिस्टर्ड फर्म है तो हम लोग करंट अकाउंट खुलवाते हैं। और तीसरे टाइप का अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट। तो एक बिजनेस करंट अकाउंट खुलवाता है। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जिनको हमने फ्यूचर में पे करना है। तो दे आर बेसिकली अनपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अनपेड एक्सपेंसेस।
द एक्सपेंसेस विच आर टू बी पेड इन फ्यूचर, जिनको आपने फ्यूचर में पे करना है, अभी तक आपने नहीं पे करा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके टेलीफोन का बिल आया 1000 रुपीज़, आपने टेलीफोन कंपनी को 700 रुपीज़ अभी पे कर दिए एंड बाकी के 300 आपने पे नहीं करे। तो वो जब तक आप पे नहीं करोगे, आप उससे बोलोगे आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। सो द टर्म आउटस्टैंडिंग, जिसका इंग्लिश में मतलब बहुत अच्छा होता है, अकाउंटेंसी में मतलब अच्छा नहीं होता। अकाउंटेंसी में उसका मतलब है कि आपको पे करने हैं, बिल्स आर ड्यू। आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू, बिल्स विच आर ड्यू, जिनको आपने फ्यूचर में पे करना है। सो दिस इज अबाउट करंट लाइबिलिटीज। आपने जितनी ये स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ी, दीज आर करंट लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग टर्म इज करंट लाइबिलिटी। ऐसे ही इसके अगेंस्ट एक करंट एसेट में होता है प्रीपेड एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज प्रीपेड? प्रीपेड का मतलब है जिनको आपने एडवांस में पे कर दिया है, जो पैसा आपने एडवांस में पे कर दिया है, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो पैसा आपने एडवांस पे करा है, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने अगर अपने फ़ोन में रिचार्ज करते हो तो दैट इज प्रीपेड कार्ड, जिससे आप रिचार्ज करते हो, पे एडवांस में करते हो। और जिनके पोस्ट पेड कनेक्शंस होते हैं तो दैट इज आउटस्टैंडिंग, जो आपका बिल ड्यू हो जाता है और आपने बाद में पे करना होता है। तो विच इज़ ड्यू, दैट इज आउटस्टैंडिंग। जो आप एडवांस में पे करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। आई थिंक ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होगी कि आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, प्रीपेड क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पता चली होंगी। नेक्स्ट टर्म इज रिसिप्ट्स। व्हाट आर रिसिप्ट्स? रिसिप्ट्स का मतलब है पैसा आना, जो पैसा आप रिसीव करते हो। जो पैसा आप रिसीव करते हो उन्हें आप रिसिप्ट्स बोलते हो, और जो आप पे करते हो उन्हें आप पेमेंट्स बोलते हो। सो करते हैं। रिसिप्ट्स को दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, सेकेंड इज कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट इज ऑफ रेकरिंग नेचर। रेवेन्यू रिसिप्ट होती है रेकरिंग नेचर की। रेकरिंग नेचर का मतलब क्या है? जो लगातार होती रहेंगी। तो एक बिजनेस के लिए सेल्स, अगर एक बिजनेस सेल्स करता है तो ऑफ कोर्स वो सेल्स डेली बेसिस पे करता है, वो उनके लिए रेकरिंग नेचर है, वो उनको रोज रोज पैसा मिलेगा। तो जो रोज रोज पैसा मिलना है, मतलब एक साल में मल्टीपल टाइम्स जो आप रिसीव कर रहे हो। बट कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जो पैसा आपको कभी कभी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार बेच दी, तो क्या आप रोज रोज कार बेचोगे? अगर आप कार डीलर होते तो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, क्योंकि आपकी सेल होती, ठीक है, वो आपका सेल्स का पार्ट होता। बट अगर आप कार डीलर नहीं हो, तो आप अपने हाउस होल्ड की बात कर रहे हो, अपना बिजनेस चलाते हो, बिजनेस के लिए कार एक फिक्स्ड एसेट है, तो क्या वो रोज रोज कार बेचेगा? नहीं बेचेगा। रोज रोज इन्वेस्टमेंट्स को बेचेगा? नहीं बेचेगा। क्या रोज अपनी लैंड एंड बिल्डिंग सेल करेगा? नहीं। लेकिन जब भी वो सेल करेगा तो उसके पास पैसे आएंगे, एंड दैट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ मशीनरी इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है? इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। नॉन रेकरिंग नेचर, रेकरिंग नेचर की चीजें आर रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑफ रेकरिंग नेचर, they do not affect asset or liability. Revenue nature things do not affect assets or liabilities, whereas capital nature things are non-recurring. Non-recurring means kabhi kabhi hongi, irregular of time, right? And they do affect asset or liabilities. So these are about receipts. This is about receipts. Receipts कितने तरीके की हैं? Revenue and capital. सेम वे में हम पेमेंट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेमेंट या एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेम बात है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो आप खर्चा कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, आप अपने इन नेचर, रेकरिंग इन नेचर, लगातार पे करोगे अपने टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो दीज आर ऑफ रेकरिंग नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? जो आप कभी कभी करोगे। आपने एक एसी खरीदा, तो आप हर रोज एसी नहीं खरीदते, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर होगा आपको कि अगर आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हो, आप कार खरीद रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप चीज़ रोज़ रोज़ डेली बेसिस पे या रेगुलर इंटरवल्स पे कर रहे हो तो वो रेकरिंग है।
अगर आप रेगुलर इंटरवल पे नहीं कर रहे हो तो वो कैपिटल नेचर है. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर. आई होप ये टर्म्स अभी तक हम लोगों ने जितनी पढ़ी हैं ये थोड़ी थोड़ी समझ आई होंगी. एंड नाउ वी विल कंटिन्यू दिस दीज टर्म्स एक और क्लास लेके